डियर स्टूडेंट, आज से हम गुप्त काल को शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल के इतिहास के दृष्टिकोण से गुप्त काल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुप्त काल के कौन कौन से ऐतिहासिक, पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोत रहे जिनसे हमें समूचे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत बाद में हम महत्वपूर्ण शासकों को, उनकी उपलब्धियों के बारे में, गुप्त काल के पतन कैसे होता है, गुप्त काल की विशेषता क्या होती है, उन सब की जानकारी हम बताएंगे आपको। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने गुप्त काल के जानने के स्रोत। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का शासन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि इस वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त शासकों ने मौर्यों के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी। और हम कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखें तो उनको बहुत बड़े स्तर पर प्रशय, संरक्षक गुप्त काल के शासकों के द्वारा दिया गया था। उत्तरी भारत में अगर देखते हैं तो कुषाणों का पतन होता है और फिर गुप्त काल के उदय के मध्य की जो राजनीतिक स्थिति है उसको हम सामान्यतः अंधकार का युग मानते हैं, जिन्हें वस्तुतः एक राजनीतिक विश्रृंखलता का युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैप था और इस समय किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता का अभाव यहां पर हम देखते हैं, जिससे नई नई शक्तियों का भी उदय होता है और वो सभी शक्तियां एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास भी करती है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक गणराज्य शक्तिशाली हो गए। और इन गणतंत्रों में, गणतंत्र कौन से थे? मालव थे उस समय, योधे, अर्जुनायन, मद्र इत्यादि। इन सभी ने विदेशी सत्ता पर प्रहार कर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। दक्षिण में अगर देखें तो सातवाहनों के पश्चात वाकाटक बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं और इसी समय गुप्तों का उदय भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। गुप्तों ने अपनी सैनिक क्षमता एवं कूटनीतिक स्तर पर इन सभी शक्तियों को अपना समर्थक या अधीनस्थ बना लिया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। तो उसी कड़ी में हम पहला देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत गुप्तकालीन। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके साहित्यिक स्रोतों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें ज्यादातर देशी साहित्य है, कुछ विदेशी साहित्य है, जिनसे गुप्तकालीन इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। देशी साहित्यों में हम सबसे पहले पुराणों को स्थान दे सकते हैं और जो वंशावली गुप्त काल की दी गई है वो हमें पुराणों से मिलती है। सभी पुराण, जो 18 पुराण थे प्राचीन काल के इतिहास में माने जाते हैं, उनसे हमें गुप्त राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। पर फिर भी गुप्त काल के लिए विशेष उल्लेखनीय पुराणों में अगर माना जाए तो ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण का नाम लिया जा सकता है, जो इस काल से संबंधित एक पर्याय माना जाता है इन तीनों पुराणों को। और बहुत
अधिक मात्रा में विवरण इन पुराणों में गुप्त काल का मौजूद है। इससे गुप्तों के राज्य की सीमाओं का निर्धारण और विभिन्न राजाओं के विषय में जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि पुराणों में ही यह वर्णित भी है कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासन प्रयाग, साकेत एवं मगध में स्थापित था। पुराणों से हम समुद्रगुप्त के समकालीन नागों, वाकाटकों एवं सपों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार श्री गुप्त से लेकर कुमार गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हमें पुराणों से मिलती है। तो ये हमने बताया था देसी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर माने तो वो क्या है, पुराण है। और उसमें हमने महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से माने हैं, जो गुप्तकालीन है। बाकी वर्णन तो सभी पुराणों में मिलता है गुप्त काल का कहीं ना कहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुराण इस काल से संबंधित है, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण को मानते हैं। पुराणों के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र की पुस्तकों से भी गुप्त काल ने सामाजिक रचना एवं नियमों का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक स्मृति ग्रंथ गुप्त काल में लिखे गए। इन स्मृतिकारों ने प्राक गुप्त काल यानी गुप्त काल से पहले की जो व्यवस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए नए नियमों एवं विधानों का प्रावधान किया, जिससे प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को फिर से अच्छी तरह स्थापित करने में मदद पहुंचाई। अगर गुप्त काल के समय की स्मृतियों की बात करें तो इस समय बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति का नाम लिया जा सकता है। यह हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृतियां प्रसिद्ध थी, तो यहां पर बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी कामंद की नीति शास्त्र की रचना हुई थी और इस ग्रंथ का उद्देश्य एवं विषय वस्तु बहुत कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता जुलता है। इसमें राजा को सुचारू रूप से शासन चलाने की सीख भी दी गई थी। तो इससे गुप्तकालीन प्रशासन का एक अच्छा प्रकाश हम देखते हैं। तो पहले देसी साहित्य में पुराण पढ़ा, उसके बाद हमने देखा था कि स्मृतियां, उसमें भी गुप्तकालीन प्रशासन की हमें झलक दिखाई देती है। काव्य नाटक साहित्य से भी गुप्तकालीन इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की अच्छी जानकारियां प्राप्त होती है। और काव्य नाटक में अगर देखा जाए तो इस श्रेणी में हम विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम एवं मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन का कामसूत्र, वसुबंधु का कौमुदी महोत्सव, शूद्रक का मृच्छकटिकम और कालिदास की रचनाओं को हम इस काव्य नाटकों में रख सकते हैं। ये सारी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें विशाख दत्त का अगर जिक्र करें तो उसने देवी चंद्रगुप्तम एवं मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक नाटक की रचना की थी। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शको के साथ संबंधों की समीक्षा की गई थी और इसमें रामगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी का भी उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस से जो नाटक था उसमें कूटनीति का बहुत अच्छा वर्णन हम देख सकते हैं। कूटनीति का चाणक्य के द्वारा जो भी रणनीति अपनाई गई थी वो सभी का वर्णन मुद्रा राक्षस में हमें मिलता है। इसी प्रकार कौमुदी महोत्सव की लेखिका किशोरिका एवं मज्जिका नामक एक विदुषी थी और इस नाटक में मगध के शासक सुंदर वर्मन एवं चंद्रसेन के संबंधों की भी चर्चा की गई है। शूद्रक का मृच्छकटिकम अगर कहा जाए तो ये तत्कालीन सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। कामसूत्र की अगर चर्चा की जाए तो नागरिक जीवन की जानकारी इससे हमें मिलती है। और कालिदास की रचनाएं तो एक कालजयी रचनाएं थी गुप्तकालीन, जो सभी जानते हैं। विशेष महत्व है सांस्कृतिक अध्ययन में कालिदास की रचनाओं का। कालिदास जो था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था और उसने अपनी रचनाओं में तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव वर्णन भी किया है। कालिदास के नाटकों की अगर बात करें तो उसमें ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये मुख्यतः है।
ये सभी वर्णन इन साहित्यिक ग्रंथों से गुप्तकालीन इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। संस्कृत काव्य नाटक के अतिरिक्त बौद्ध और जैन साहित्य भी गुप्तकालीन इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में अगर देखें तो सबसे प्रमुख मंजूश्री मूलकल्प है। ये संस्कृत में लिखित महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी ईसा की आरंभिक सदी से पाल युगीन इतिहास की झलक मिलती है। गुप्त इतिहास का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें अनेक गुप्त शासकों के साथ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदनगुप्त आदि शासकों का भी उल्लेख हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण के रचनाकार जिनसेन सूरी थे और उसने महावीर के निर्माण और कल्कि के बीच के 1000 वर्ष में अवंती के आसपास के शासकों और राजवंशों की चर्चा की है। इसमें गुप्तों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और इसमें कहा गया है कि 231 वर्षों तक गुप्तों का शासन रहेगा। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त की तिथि गुप्त संवत 224 है, जो जिनसेन की 231 वर्षों के शासन से मिलती जुलती है। कुल मिला के बच्चों यही कह सकते हैं कि जैन ग्रंथों से भी गुप्त वंश के शासकों का हमें कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। अगर विदेशी साहित्य की बात करें तो इसमें राजनीतिक इतिहास पर ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्था की जानकारी काफी अच्छे स्तर पर यहां से देख सकते हैं। गुप्त वंश के उत्थान तक कुषाणों के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का विदेशों से अच्छा प्रचार प्रसार हो चुका था। इसके संबंध की जानकारी, अनेक चीनी यात्री ज्ञान की खोज में भारत आए, उनकी जानकारी, और ऐसे चीनी यात्रियों में हम पहला नाम दे सकते हैं फाहियान का, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था 399 ईस्वी के आसपास और 414 तक लगभग वो यहाँ पर रहता है। और अपनी जो पुस्तक है फोकाओ की, है ना, याद रखना है, फाहियान की पुस्तक थी फोकाओ की, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स, है ना, फोकाओ की में। और उसमें उसने जो यहाँ की तत्कालीन प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अवस्था का वर्णन किया है इस किताब के माध्यम से। उसके बाद हेनसांग आता है, इत्सिंग आता है। उनके ग्रंथों से भी थोड़ी बहुत गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। हेनसांग की किताब का नाम था सीयू की, ध्यान रखना है। फाहियान की किताब का नाम था फोकाओ की, हेनसांग की किताब का नाम था सीयू की। सीयू की मतलब रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसी प्रकार इत्सिंग आया था आखिर में, चीनी यात्री, और उसकी किताब का नाम था काओ फाकाओ सांगचुंग, काओ फाकाओ सांगचुंग। और उससे भी कुछ जानकारी हमें कुत्तों के बारे में मिलती है। उसके बाद विदेशी साहित्य में देखें तो अल बरूनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है, जिसने तहकीकात ए हिंद, किताब ए हिंदी इसी का दूसरा नाम है, इससे भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी गुप्त काल की मिलती है। और अल बरूनी ने ही गुप्त संवत और उसके आरंभ के संबंध में कुछ प्रकाश भी डाला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण विदेशी आए थे, चाहे अल बरूनी हो, चाहे हेनसांग हो, चाहे इत्सिंग हो, चाहे फाहियान हो, इन सबसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो ये साहित्यिक प्रमाण से ज्यादा विश्वसनीय है। और इन पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेखों, सिक्कों तथा अन्य पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी से भरपूर सहायता हमें मिलती है। पुरातात्विक में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर देखा जाए तो वो मिलता है अभिलेखों का। और गुप्तकालीन अभिलेख शिला, स्तंभ एवं ताम्र पत्र पर खुदे हुए हैं। एक अभिलेख जो मिला है वो लोह स्तंभ पर भी मिला है। मोहरों एवं मुद्राओं पर उत्कीर्ण अभिलेख भी हमारी सहायता करते हैं।
इन अभिलेखों से गुप्त शासकों की वंशावली, उसके कृत्यों, उसकी दानशीलता एवं राजनीतिक निपुणता का भी पता चलता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साधनों में गुप्त काल में जो ऐतिहासिक जो स्रोत है उसमें अभिलेखों को माना गया है। ठीक है, अभिलेख कहाँ से मिले? शिला शिला यानी कि पत्थरों, जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती है, स्तंभ और ताम्र पत्थरों पर खुदे हुए थे ये सभी। तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? लौह स्तंभ, आज भी मौजूद है दिल्ली में। सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी इन अभिलेखों से मिलती है। गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। और करीब 42 अभिलेख मिले हैं जो गुप्त शासनकाल से संबंध रखते हैं। ये जो सभी अभिलेख हैं वो निजी दान पत्र, राज शासन और प्रशस्ति के रूप में मिले हैं। गुप्त सम्राटों की उपलब्धियां जानने की महत्वपूर्ण स्रोत उनके अभिलेख ही है। और पहले 3 राजाओं के नाम तो वंशावलियों से मिलते हैं जो उनके अभिलेखों के प्रारंभ में है। गुप्त अभिलेखों में यह भी लिखा है कि समुद्रगुप्त लिच्छवियों का देवता था। इसे गुप्त राजाओं और लिच्छवियों के वैवाहिक संबंध का महत्व प्रकट होता है। समुद्रगुप्त के राज्यकाल के 5वें तथा 9वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र अभिलेख क्रमशः नालंदा और गया से मिलते हैं। इनसे भी गुप्त राजाओं के वंश पर काफी कुछ प्रभाव पड़ता है। समुद्रगुप्त के 2 अभिलेख पत्थर पर खुदे हुए मिले हैं, जिसमें पहला प्रयाग में अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है, और दूसरा एरन से मिलता है। पहले अभिलेख से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त के लिए राज सिंहासन छोड़ा होगा। रामगुप्त काल की 2 मूर्तियों पर जो अभिलेख मिले हैं उनसे उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित करने में बहुत सहायता मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल के 6 अभिलेख मथुरा, उदयगिरी, गढ़वा और सांची में मिले हैं। उनसे उनके राज्य विस्तार और शकों के विरुद्ध युद्ध का पता चलता है। महरौली में लोहे की कीली और उत्कीर्ण अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तर पश्चिम में वहालिक बैक्टीरिया को कहते हैं तथा पूर्व में बंगाल तक सैनिक अभियानों का भी पता हमें चलता है। कुमारगुप्त के शासनकाल की अगर बात करें तो 13 अभिलेख वहां से मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त काल में कुमारगुप्त ऐसा शासक था जिसके समय सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सबसे ज्यादा अभिलेख किस गुप्त शासक के समय मिले? कुमारगुप्त के समय मिले थे। तो इसमें भी कुछ नाम थे इंपोर्टेंट: बिलसद, गढ़वा, उदयगिरी, मथुरा, करमदंडा, दामोदरपुर, बेलग्राम, मनकुंवर। ये सब अभिलेख जो मिले थे कुमारगुप्त के राज्यकाल में मिले थे। एक बौद्ध मूर्ति पर, हिंदू देवताओं की मूर्ति पर, एक जैन मूर्ति पर, एक स्तंभ मूर्ति पर कुछ सी चित्र हम इस काल के मान सकते हैं। अगर देखा जाए ये अभिलेख कुमारगुप्त के राज्यकाल की घटना पर विशेष प्रकाश नहीं डालते थे, किंतु उनसे ये अनुमान जरूर होता था कि उनके पिता से मिले विस्तृत साम्राज्य को उसने पहले की तरह सुरक्षित रखा था, है ना? क्योंकि उसका पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत बड़ा शासक था और उसके साम्राज्य को सुरक्षित कुमारगुप्त रखता है। अगर चर्चा करें हम स्कंदन गुप्त की, तो कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों और हुणों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया था। आगे पढ़ेंगे हम स्कंदन गुप्त के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। तो इसके समय पुष्यमित्र और हुणों के आक्रमण का जो वर्णन हुआ था उसका वर्णन हम जूनागढ़ के अभिलेख से देख सकते हैं। उसमें बताया गया था कि स्कंदन गुप्त को अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और उन शत्रुओं में मलेच्छ भी थे। संभवतः मलेच्छ का जो अभिप्राय है वो हुणों से ही माना गया है। और उसके राज्यकाल के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदन गुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने गिरनार की पहाड़ियों पर ही सुदर्शन झील की बांध की मरम्मत भी कराई थी। मंदसौर के एक अभिलेख से पता चलता है कि 472 ईस्वी में उस प्रदेश पर का जो अधिपति था वो कुमारगुप्त था। तो यहां पर हम स्कंदन गुप्त के बारे में काफी कुछ चर्चा करने वाले हैं। बाद में देखते हैं कि पुरुगुप्त की एक मुहर मिली है, वह है कुमारगुप्त प्रथम और महादेवी अनंत देवी का पुत्र था पुरुगुप्त। उसमें स्कंदन गुप्त का उल्लेख नहीं है उस मुहर में। तो संभव है कि पुरुगुप्त ने सिंहासन के लिए स्कंदन गुप्त से युद्ध किया होगा और स्कंदन गुप्त ने उसे पराजित किया होगा। तो ऐसा कुछ उल्लेख
और गुप्त की मोहर से हमें मिलता है। कुमारगुप्त द्वितीय का एक संक्षिप्त अभिलेख वाराणसी से भी मिला है। बुद्धगुप्त राजकाल के कुछ और अभिलेख मिले हैं। आखिर में देखते हैं कि वैन्यगुप्त का 506 ईस्वी का एक अभिलेख और भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त का 510 का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है गुप्त काल में, और इस भानुगुप्त के अभिलेख से हमें पता चलता है कि उसका एक सामंत था गोपराज, और एरन के पास एक युद्ध में हुणों के विरुद्ध वह लड़ता हुआ मारा गया था। और इससे यह भी हमें ज्ञात होता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलन में थी, क्योंकि गोपराज की पत्नी सती हुई थी। ठीक है, तो सती प्रथा का प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर पहला उल्लेख कभी पूछा जाए तो वो हमें एरन अभिलेख से ही मिलता है ना। ये याद रखना है आपको, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जिसमें उसके सामंत गोपराज होता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सती होती है, और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला उदाहरण माना जाता है। तो गुप्त काल के जो ये बहुत से अभिलेख मिले थे, इनकी चर्चा आगे भी हम करने वाले हैं। जैसे जैसे शासकों को पढ़ेंगे तो इन अभिलेखों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक निजी अभिलेख जो व्यक्ति विशेष ने किसी सम्राट के राज्यकाल में उत्कीर्ण कराए, जैसे कि रामगुप्त के राज्यकाल की जैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख, और दूसरे वे थे जो सम्राटों के आदेशों से उत्कीर्ण कराए गए थे। तो व्यक्तियों के निजी अभिलेख से भी गुप्त काल की घटनाओं और पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु उनके उत्कीर्ण कराने में उतनी सावधानी नहीं बरती जाती थी जितनी कि सम्राटों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों में। जैसे हम देखते हैं कि मन कुंवर से प्राप्त बौद्ध मूर्ति पर जो अभिलेख उत्कीर्ण है, उसमें कुमारगुप्त को महाराजाधिराज ने लिखकर केवल महाराज लिखा गया है। सम्राटों द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रशस्तियां और ताम्र प्रशासन। इस इनसे जो प्राप्ति स्थानों से उन सम्राटों के राज की सीमाओं का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। अभिलेखों के प्रारंभ में जो राजाओं की वंशावलियां दी गई थी, उनसे सम्राट का क्रम निर्धारण करने में सहायता मिलती है। और इनमें बहुत महत्वपूर्ण जो माने गए हैं अभिलेख वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इनसे इन सम्राटों की दिग्विजयों का वर्णन है। आगे पूरा बहुत विस्तार से यहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। आगे हम चर्चा करते हैं सिक्कों की। सिक्कों का अध्ययन गुप्त इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन मुद्राओं से जहां एक और गुप्त शासकों के राजनीतिक अध्ययन से सहायता मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी सांस्कृतिक और दैनिक जीवन का विज्ञान हमें सिक्कों के माध्यम से मिलता है। स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का वृत्तांत साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालता है। उनकी आर्थिक अवस्था का बहुत अच्छा प्रकाश इन सिक्कों के माध्यम से हमें पता चलता है। गुप्तों ने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे। जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के दंडधारी प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ सिक्के, कृतांत परशु प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, छत्र प्रकार के सिक्के, सिंह निहंता सिक्के इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और गुप्त सिक्कों की विशेषता थी कि इनके दोनों तरफ चित्र पाए गए हैं। सिक्कों के चित्र, उनके अंकन, उनके चलाने वाले शासकों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों के चित्र यहाँ अंकित देख सकते हैं। जय सिंहासन सेन देवी, कमलासन देवी, खड़ी देवी, मंचासीन देवी, ऐसे चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो सिक्के मिले ज्यादातर गुप्तकालीन वो बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा से मिले हैं। ज्यादातर सिक्के जो मिले हैं वो दफीना में पाए गए हैं, और इनमें सबसे प्रमुख बयाना जो दफीना भरतपुर के निकट राजस्थान से मिलते हैं, इसमें करीब 1821 सिक्कों के सोने के सिक्के मिले थे। भारत के बाहर मध्य जावा से भी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नया सिक्का मिला था। चांदी और तांबे के भी सिक्के इस समय मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदन गुप्त, इन सबके भी सिक्के मिले हैं। तो इन सिक्कों से जानकारी मतलब गुप्त शासकों की, उनके आर्थिक
दशा का पता चलता है, उनके साम्राज्य विस्तार का पता चलता है। तो गुप्तकालीन इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है सिक्के। आखिर में हम चर्चा करते हैं उन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों में स्मारकों के बारे में। गुप्तकालीन स्मारकों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वैष्णव धर्मावलंबी होने के बावजूद गुप्त शासकों ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि गुप्त वंश के शासक थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को, यानी कि विष्णु के अवतार। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की नीति वो प्राचीन भारतीय इतिहास में निभाते हैं, और इन सब का प्रमाण हमें मिलता है उस समय की कलाओं से। गुप्त शैली की भव्य बुद्ध मूर्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अभिलेखीय बुद्ध और जैन मूर्तियां काफी संख्या में मिली है। गुप्त काल में मूर्ति कला की विभिन्न शैलियां, चाहे मथुरा शैली हो, बनारस शैली हो या पाटलिपुत्र शैली हो, इन सभी का विकास उस समय होता है। गुप्तकालीन मंदिरों को देखने से तत्कालीन स्थापत्य कला के विषय में भी जानकारी का हमें पता चलता है। और गुप्त मंदिरों में उदयगिरी, देवगढ़ एवं तिग्वा के मंदिर काफी प्रसिद्ध है। धातु की बनी मूर्तियां सुल्तानगंज से पाई जाती है, जिनसे गुप्तकालीन कला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। तो सुल्तानगंज का नाम आ जाए तो ध्यान रखना है गुप्तकाल से संबंधित है, और उस समय की कला के बारे में यहां से हमें पता चलता है। इन सभी साधनों के अध्ययन से गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं को जानने में हमें मदद मिलती है। ये आज हमने आपको कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपको बताया है कि गुप्तकालीन जो हम आज ये चैप्टर शुरू किया है, तो सबसे पहले हमने स्रोतों को लिया है, चाहे वो स्रोतों में देसी साहित्य हो, उनमें पुराणों की हमने चर्चा की आपके सामने, स्मृतियों के बारे में आपको बताया है ना। कुछ काव्य नाटक, बहुत महत्वपूर्ण काव्य नाटक गुप्त काल से संबंधित माने गए थे, जिसमें हम विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है ना, शूद्रक का मृच्छकटिका बहुत पूछा जाता है, वात्स्यायन का कामसूत्र और कालिदास की जो कालजयी रचनाएं हैं इस समय की, वो हमने आपको बताई थी कि उनसे हमें जानकारी मिलती है। काफी उनका विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। कुछ संस्कृत नाटकों का भी हमने उल्लेख किया है। जैन और बौद्ध साहित्य से भी गुप्त शासकों के बारे में कुछ हमें जानकारियां मिलती है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अगर माना जाए तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण मंजूश्री मूल कल्प था, और ये जो नाटक था उसमें महायान बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था। तो इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें ईसा की आरंभिक सदी से लेकर पाल युगीन इतिहास के बारे में हमें चर्चाएं मिलती है। तो उसमें से गुप्त वंश के भी शासन का उल्लेख हमें यहाँ देख सकते हैं। देसी साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्यों का भी उल्लेख हमने किया है, जिसमें फाहियान का जिक्र किया है, उसमें हिंसांग का हमने जिक्र किया है, इत्सिक का जिक्र किया है, और अलबरून की तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद की भी हमने आपके सामने चर्चा की है। ऐसे ही इन साहित्यिक स्रोतों के अलावा पुरातात्विक स्रोत से भी अधिक विश्वसनीय जानकारी हम साहित्यिक प्रमाण की तुलना में हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इन पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, इन सब का उल्लेख यहाँ पर हमने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान अभिलेखों का माना गया पुरातात्विक स्थान में, जो मुख्यतः शिलाओं पर, स्तंभों पर और ताम्र पत्रों पर खुदे हुए थे। और उसमें से हमने लौह स्तंभ के बारे में आपसे चर्चा की, जिन सबसे सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारियां भी मिलेगी। गुप्त काल के अगर देखा जाए तो 42 अभिलेख मिले हैं, और सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिले हैं वो कुमार गुप्त के समय मिले हैं। तो ये गुप्त वंश की जो उपलब्धियां थी शासकों की, उनकी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं अभिलेख भी। स्कंदन गुप्त का एक उल्लेख किया था जूनागढ़ के अभिलेख का हमने। तो उस समय पुष्पमित्र और गुणों पर किस प्रकार संहार करता है स्कंदन गुप्त, वो हमें जूनागढ़ के अभिलेख से उल्लेख मिलता है, उसकी भी चर्चा की। कुमार गुप्त के बारे में आपके बारे में बताया था। और बाद में भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है 510 ईस्वी का, उसके बारे में आपको बताया कि पहली बार सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलता है। तो ये अभिलेख भी महत्वपूर्ण है।
उसके बाद सिक्कों का योगदान, जो एक राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो दूसरी तरफ हम सांस्कृतिक और दैनिक जीवन की दृष्टिकोण से भी सिक्कों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं स्रोत के रूप में। उनसे हमें आर्थिक अवस्था के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। स्मारकों के बारे में आपसे हमने चर्चा की, क्योंकि इनसे हमें तत्कालीन कला के बारे में जानकारी मिलती है, और गुप्त शैली की भव्य बुद्ध मूर्ति इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें हमने आपके सामने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, स्मारक, इन सभी की चर्चा की है। थैंक यू।